से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद रजिस्टर कैसे। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं निकिता, ओके। हाँ तो रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनोवेशंस पे बात की थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की थी, 3-4 आई थिंक सो, दो की 3 प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर बातें की थी। माइक्रो कंट्रोलर दिखाया थे, उसके बाद कैपेसिटर खोल के दिखाया था, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है। उसके बाद रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी हमें कहीं लगाना हो तो रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार वो ऑफलाइन का था, एक बार उसी ऑफलाइन को वर्चुअल लैब में कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, वैसे एक बार आज के लेक्चर में बता दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा, थोड़ा ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जहाँ पे हम थे उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, कैसा था क्या था। ये पीपीटी एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद एक वर्चुअल लैब, जैसे प्रैक्टिकल करना हो तो आप घर पे भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लैपटॉप्स एंड दैट वर्चुअल लैब। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एनीबडी जो है, कोई रह गया है यानी का जो बाकी है, अगर क्लियर है तो अच्छा, बहुत कम लोग हैं आज, ठीक है। अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स। ओके, सिर्फ एक जन है, 2। सर हम 2 लोग हैं। हाँ, ठीक है, वो देखा मैंने, नो प्रॉब्लम। ओके, समझ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानने थे। एक बार हमने पढ़ा था, ये सिस्टम ऑन चिप रहता है, इसका पूरा सिस्टम एक सिंगल चिप के अंदर रहता है, रैम रोम। मैंने एक एग्जांपल दिखाए थे, एक आर्डिनो उनो की जो 8 मेगा की चिप है वो दिखाई थी, और कंप्यूटर का मदरबोर्ड दिखाया था जिसके अंदर प्रोसेसर इंटीग्रेट होता है, बाकी के सब ऑन बोर्ड था। रैम भी उसको बाहर से लगती है, रोम भी बाहर से लगती है। कंप्यूटर जो रहता है एसओसी, वो सब कुछ कर सकता, अपना माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, जैसे कि हम कंप्यूटर को किसी रोबोट के दिमाग में फिट अपना अब जैसे कि हमें ऑटोमेटिक होम ऑटोमेशन बनाना है या फिर ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम बनाना है, आईओटी, जैसे हम आईओटी कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात करें तो हम वहाँ पे अपना कंप्यूटर नहीं लगा सकते। अभी ऐसा अच्छा लगेगा कि हमने घर के बाहर अपना पूरा कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाया है और उसके अंदर हम अपना वो सेंसर का डाटा ले रहे हैं और उसे भेज रहे हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल है पर ये कोई करेगा नहीं और ये वर्थ इट नहीं है। तो इसके लिए वी आर यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसको ज़्यादा पावर लगता है, जैसे 220 वोल्ट एसी, जिसके पास अपना पर्सनल पीसी होगा या पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप होगा, वो उसको पता होगा कि 220 वोल्ट एसी यानी लगता है। और माइक्रो कंट्रोलर तो 5 वोल्ट पे भी चलता है, 3 वोल्ट पे भी चलता है, यानी वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ये कहाँ माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ होता है, पीसीज में, पर्सनल कंप्यूटर, जैसा मैंने बोला, बड़े बड़े सर्वर्स, बैकएंड में कोड को रन करने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स तो कंप्यूटर्स लगते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन्स, और माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर और रोबोटिक्स में। उसके बाद एक एनालॉजी बनाई थी मैंने आप सबके लिए, एक सिंपल किचन है, उसकी एनालॉजी है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस थ्रू अ सिंपल किचन एनालॉजी। Microprocessor like a professional chef in a large kitchen. The chef is CPU. Wait a minute. तो अनवांटेड नॉइज थी पीछे, इसके लिए ओके। सो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोफेशनल शेफ के जैसे, जो लार्ज किचन में, एक लार्ज किचन है जहाँ पे एक शेफ
हाईली स्किल्ड है, मतलब सारा काम उसके पास ही है, उसको सब कुछ आता है करने, उसके पास सारे डिफरेंट टूल्स है, इंग्रेडिएंट्स है और इक्विपमेंट्स है अपना मटेरियल बनाने के लिए। तो जो वहाँ पे जो शेफ रहेगा वो रहेगा सीपीयू, जो कि अपना माइक्रो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद यानी मतलब कंप्यूटर, वो जो शेफ है उसको ही सब कुछ करना है, उसके पास अलग अलग टूल्स है। with the help of that tools he can make everything, he can make coffee, he can make tea, food, starter foods, main मेन कोर्स। अगर आप होटल में जाओगे तो वो सब कुछ बना सकते हैं। आपको जूस चाहिए, आपको जूस भी दे देगा। आपको गेमिंग करनी है, आपको गेमिंग भी करा देगा। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, वो भी करा देगा। आपको कोडिंग करनी है, वो भी करा देगा। साथ ही साथ आप मूवी देखनी है, वो भी चिल आउट करना है, वो भी चिल भी करा देगा कंप्यूटर। ये शेफ का काम है। एंड वेयर एज विथ कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर, सो माइक्रो कंट्रोलर इज लाइक अ कॉफी मशीन, एवरीथिंग नीडेड टू मेक कॉफी। 2 मिनट। Like a coffee machine, everything needed to make coffee is built into one compact unit: water tank, heater, holder and controls. कॉफी मशीन्स देखी है सबने? किस किसने कॉफी मशीन्स देखी है? जो कॉफी बनाती है, चाय बनाती है, ऐसी मशीन्स किस किसने देखी है? एटलीस्ट आंसर। ओके, कॉफी की मशीन जो है वो देखिए ना, वो सिर्फ एक ही टास्क करेगी, वो सिर्फ आपको कॉफी बना के देगी, सिर्फ और सिर्फ कॉफी। और वहाँ पे ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क है उसका, कॉफी बनाना, वो सिर्फ वही जानती है। आप अगर उसको बोलोगे मुझे जूस चाहिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आप उसको बोलोगे आई नीड फूड, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगी आपको? कॉफी ही देगी। तो इस ये एग्जांपल क्लियर है सबको? एनालॉजी ये वाली शेफ और कंट्रोलर की एनालॉजी क्लियर है? ओके, तो हम अभी आगे बढ़े। हाँ, अभी इसका आर्किटेक्चर देख लेंगे। ये सिर्फ ऐसा एक एक ओवरव्यू है कि वो काम कैसे करता है, सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम के अंदर क्या है। अगर कोई कल आपको पूछे कि सिस्टम के अंदर क्या है, आने वाले लेक्चर्स में मैं वो बताऊंगा कि कौन सी पिन कैसे काम करती है। माइक्रो कंट्रोलर की है, माइक्रो प्रोसेसर अपना इतना नहीं है, अपना मेन काम माइक्रो कंट्रोलर का है। तो माइक्रो कंट्रोलर का ही दिखाऊंगा कि कैसे रैम रोम क्या कैसे काम करती है। तो ये देखो उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये एक बार ओवरव्यू के लिए है, देख लो। एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, सीपीयू, जैसे मैंने वो बोर्ड दिखाया था, उस बोर्ड में जैसे दिखाया था। उसके साथ एक्सटर्नल बस यानी बस के साथ कनेक्ट रहता है। 2 मिनट। हाँ, तो वो जो मैंने कंप्यूटर का मदरबोर्ड दिखाया था जिसके ऊपर सीपीयू लगने वाला था, मतलब लगा हुआ नहीं था, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लगेगा। तो वो बोर्ड से ही हमें अलग अलग कनेक्शंस, जो बाहर पोर्ट्स लगे हुए हैं, रैम के लिए अलग पोर्ट है, रोम के लिए अलग पोर्ट है, आईओ पोर्ट से जैसे कीबोर्ड और माउस के लिए पोर्ट्स लगे रहते हैं, पेरिफेरल से जो डिस्प्ले से कनेक्ट होगा, कीबोर्ड से कनेक्ट होगा, आईओ पोर्ट्स आई थिंक सो वो रास्पबेरी पाई वगैरह जो मिनी कंप्यूटर आते हैं ना उसमें रहते हैं, सो दैट वी कैन टेक द सेंसिंग डाटास वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। ये तो हो गया प्रोसेसर का। जो हमारा काम है वो है कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक ही चिप रहती है, उस चिप के अंदर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के अंदर एक ही माइक्रो कंट्रोलर रहता है, जिस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू भी रहती है, रोम भी रहता है, फ्लैश, जो अगर आपने एक बार कोड किया, अपलोड किया कोड, वो भी दिखाऊंगा। कोड अपलोड किया, उसके बाद आपने जब वो कोड आपको जो अपलोड किया है उसको वापस आपको दूसरा कोड अपलोड करना है, कि आर्डिनो 1760 प्रोजेक्ट बना सकता है, उससे भी ज्यादा। तो अगर आपने आर्डिनो के अंदर अपना कोड अभी का अपलोड किया, देन यू हैव टू change that code
सो दैट आपको कुछ और प्रोजेक्ट बनाना है, आपने उसको वो कोड मतलब आपने बिना डिलीट किए ही दूसरा कोड के लिए वापस वो फाइल लगाई, दूसरा कोड अपलोड किया, तो वो पहला वाला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो उसको फ्लैश रोम बोलते हैं। जो आप अगर दूसरा कोड डालोगे तो उसकी मेमोरी में से पहला वाला फ्लैश हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। आईओ पोर्ट्स, उसके अंदर 27 आईओ पोर्ट्स हैं, 28 उसमें इंक्लूडिंग रिसीवर, ट्रांसमीटर, डिजिटल पिन्स एंड एनालॉग पिन, सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। टाइमर, काउंटर्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कि एनालॉग पिन रहती है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो कि डिजिटल पिन रहती है, मतलब उससे कनेक्ट रहती है। जैसे अभी एनालॉग पिन्स में अगर आप डाटा डालोगे तो वो पहले उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है। आर्डिनो में वो है, सर्किट लगा हुआ है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। और अगर आपके पास डिजिटल डाटा है, आपको उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपके पास कॉस स्क्वायर वेव है, you have to convert that square wave into sine wave, then that integrated DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसके अंदर अवेलेबल रहता है, चिप के अंदर, ओनली सिंगल चिप के अंदर, जो कि कनेक्ट होता है किससे, अपना ये अपना माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है, अपना माइक्रो कंट्रोलर की चिप है। इससे हम आईओ पोर्ट्स के जरिए सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एलईडीज, मोटर्स एक्सेट्रा 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 बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये सेंसर से ना एक्चुएटर और एलईडीज, मोटर्स, हम इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं आईओ पोर्ट से। देन वी कैन अकॉर्डिंग टू आवर कोड जो कि इसमें स्टोर होगा रोम में, ये रोम में जो कोड स्टोर होगा, देन वो सीपीयू जो रहेगा, अगर ये सीपीयू जो रहेगा, 2 मिनट, हाँ, ये जो सीपीयू रहेगा ये उसे रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उस हिसाब से आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टेक्निकल कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार इसका। कंपोनेंट्स, ओनली सीपीयू रहता है, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल लगे रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू भी रहता है, रैम भी रहता है, रोम भी रहता है, आईओ पोर्ट्स भी रहती है, ऑल ऑन सिंगल चिप। ये मैं दिखा दूंगा आज ही, नहीं आज अपन वो वर्चुअल लैब का सेटअप कर लेंगे। वर्चुअल लैब जैसे थिंकर कैड है, एक वर्चुअल लैब भी आईआईटी बॉम्बे का, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। हम अभी वो करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए थिंकर कैड यूज करेंगे। छोटा सा प्रैक्टिकल है, जो ऑफलाइन नहीं थे उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, और जो ऑफलाइन थे उनके लिए तो पूरा इजी है। जो मैंने जैसे बताया था कैपेसिटर कैसे रहता है, रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करता है, बस उस मेथड से फाइंड आउट करके यहाँ पे वो इंटीग्रेट करना है बस। ठीक है, ये सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब तुमको स्कूल अपना कॉलेजेस में पढ़ाया होगा, एक बार ये पढ़ लो एक बार। कॉस्ट हाई रहता है, लो रहता है, ये एग्जाम में, ये जो आपकी एग्जाम है ना, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये जो आपकी जो एग्जाम आने वाली है आईओटी की, इसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? ओके, ठीक है, ये एक बार ओवर ये याद रखना, ये थोड़ा शायद एग्जाम में आने वाला है, वो हेल्प हो जाएगी आपको, पर ये एग्जाम में आने वाला है। आपको मेन मोटिव क्या है, प्रोजेक्ट बनाना, उसमें आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप सीखोगे, तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ये एग्जांपल उसका, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर का एग्जांपल इंटेल कोर i7, AMD Ryzen, Apple M1, एप्लीकेशन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स। ये बार-बार ये पूरा जो मैं पहले स्लाइड में एकदम एक स्टेप दूसरी तीसरी स्लाइड में तीसरी स्टेप, चौथे स्लाइड में चौथी स्टेप्स, तो ये उस हिसाब से मैंने पहले से आपको बताता जाऊंगा। तो ये एग्जांपल पहले क्या है, माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है वो बताया। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा, एक वर्ड एक शेयर चैनल मैंने कैसे इंटीग्रेट होते हैं वो देखा। उसका देखा ऑल में आपने वो देखा। अभी ये एग्जांपल जैसे आप एकदम अच्छे से समझ जाए कि क्या होता है, कैसे बार-बार एक चीज़ को लेकर यही है कि आप अच्छे से समझ जाए चीज़। क्योंकि कॉलेज अभी कॉलेज के बाद ये आपको ये बात बता था, इसके लिए मेन अगर हम माना जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसका एग्जांपल जो अपन करते हैं रियल एग्जांपल से AMD Ryzen, Apple M1 ये सब सॉरी ये iOS Apple M1 वालों का प्रोसेसर है। AMD Ryzen ये AMD का प्रोसेसर है, जो कि कंप्यूटर से लैपटॉप कंप्यूटर को गरम गेमिंग कंप्यूटर में और इंटेल कोर i7, i11, i13 ये सब अभी के लेटेस्ट जो भी i9, i3, i9, i10 आया है, जो भी जनरेशन आई है ना, हाँ ये i7 ये वो सब प्रोसेसर है, ये सारे प्रोसेसर है। उसके बाद माइक्रोकंट्रोलर के एग्जांपल 8 मेगा 3280 आर्डिनो के अंदर लगता है। आर्डिनो के अंदर ये कहते हैं ना, उसका नाम है ये 8 मेगा 3280 ESP32 ESP32 के ऊपर एक मेटा का किसने देखा है, ESP32 किसने देखा है, किसने ESP32 देखा है। अच्छा तो मैं आपको ESP32 दिखाऊंगा। उसके ऊपर भी सिस्टम ऑन चिप रहता है, सिस्टम ऑन चिप SoC को, जो कि 32 बिट का रहता है कंट्रोलर, ये ESP का सिस्टम ऑन चिप। ये मेटल की प्लेट रखी है, उसके नीचे पूरा सिस्टम बना रहता है। सिस्टम इन द सेंस रैम, रोम, CPU, इनपुट आउटपुट और वगैरह वगैरह। उसका STM32 में तुमको दिखा देता हूँ मैं 2 मिनट सिर्फ, अभी दिखा देता हूँ। STM32 जो ये सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर जो अभी यहाँ लगता है कंपनीज में। ये उसका माइक्रो कंट्रोलर है STM32 का, ये देखो ये उसका माइक्रो कंट्रोलर है ARM Cortex। ये 32 बिट का 32 बिट का कंट्रोलर रहता है। ये मोस्ट प्रोबेबली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम होता है, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर्स हो गए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस, जैसे जो भी ऐसे टास्क जो एकदम रियल टाइम में डाटा लगता है। क्योंकि इसके अंदर 32 ये 32 दिख रहा है ना, ये 32 जो है ना, इसका 32 बिट्स है इसके अंदर। तो ये 32 बिट्स यानी पर सेकंड में 32 बिट्स को ये एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसकी पावर बहुत है, बहुत सारी पावर है इसकी। तो ये STM32 इसका एक बोर्ड आता है ये देखो ये न्यूक्लियो बोर्ड है STM32 का। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज को ये इसी पे काम चलते हैं। देखो ये इनपुट आउटपुट पिंस हैं, ये इनपुट IO पिंस, ये STM32 का ARM Cortex, ये स्विच, ये कभी भी ना माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेशंस पे काम करता है, ये इसका ऑसिलेटर है। उसके बाद ये रैम रोम सब इसी के अंदर है। रैम रोम आईओ पिंस, ये आईओ पिंस यहाँ से निकल रही है, ये नीचे से इन सब से कनेक्टेड है, इन सब से, ये जो है ना इन सब से कनेक्टेड नीचे अपना ट्रैक से। उसके बाद ये देखो ये इनपुट, यहाँ से आप कोड अपलोड कर सकते हो। ये अपना TTL है, कोड पहले यहाँ जाता है अपना हाई लेवल से लो लेवल होके फिर यहाँ जाता है इसके पास। खैर वो तो बहुत बात की बात है, वो पीसीबी डिजाइनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने को उसको यूज करना आना चाहिए। उसके बाद
अब ईएसपी दिखा दूँ अभी कि ऑफलाइन क्लास में देखोगे हाथ में लेके ईएसपी कैसा दिखता है? अभी दिखा दूँ एक फ़ोटो? अभी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ ईएसपी का कैसा दिखता है ESP32। देखा तो होगा सबने, पर आंसर नहीं आ रहा है। इमेज ये देखो, ये ESP32 की इमेज, उसके बाद ये उसकी पिन डायग्राम, ये उसकी पिन डायग्राम, कौन सी पिन क्या काम, ये सिस्टम ऑन चिप, ये इसका सिस्टम ऑन चिप है। ये देखो, ये चीज़ अपन ने वहाँ भी देखी थी। यहाँ से टीटीएल बोलते हैं इसको, लॉजिक कन्वर्टर। ये हाई लॉजिक को लो लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ देता है। ये अपनी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। जैसे इसको 3 वोल्ट से ज़्यादा मिला तो ये फ्राई हो जाती है, मतलब ये खराब हो जाती है। इसके लिए इसको 3 वोल्ट देता है। ये उसकी इमेज, और इस रियलिटी में ऐसा दिखता है। ये बूट का बटन है, ये ईएन का बटन है। सो देखो, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर व्हेन यू नीड हाई प्रोसेसिंग पावर टू कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे एडिटिंग, गेमिंग, हार्डकोर लेवल ऑफ कोडिंग, टू रन अ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस वगैरह वगैरह। ये आपको माइक्रो प्रोसेसर एक जगह लगता है जब आप रॉस सीखते हो ना, तब। रॉस मतलब रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप रोबोटिक्स में जाओगे तब आपको यही काम आएगा। एक रास्पबेरी पाई का जो कंट्रोलर रहता है ना, वो एज अ मेन प्रोसेसर वहाँ पे काम करता है। उस मेन प्रोसेसर से सारे माइक्रो कंट्रोलर्स कनेक्टेड रहते हैं। वो मेन एकदम, किसको अगर इंटरेस्ट हो तो कभी सर्च करना यूट्यूब पे कि रॉस कैसे काम करता है, रॉस कैसे कनेक्ट होता है। रॉस एज अ ब्रेन है, रॉस को ब्रेन बोल सकते हैं। रॉस को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन। और ये सब बॉडी के पार्ट्स जैसे सर्वो मोटर्स, अपनी स्टेपर मोटर्स वगैरह वगैरह, ये इन सबको चलाने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर लगता है। तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर इन सबको चलाता है, तो इन सारे माइक्रो कंट्रोलर्स को कौन चलाता है? रास्पबेरी पाई, जो कि माइक्रो प्रोसेसर रहता है। ये बात का सीन है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बेसिक, ये तो एक सादा आईओटी का कोर्स है। रोबोटिक्स में अगर किसी को जाना हो तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। रॉस रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार नाम याद रख लो ये क्या है, कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या यूजेस, किधर किधर लगता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। मेन सबसे बात, आर्डिनो की प्राइस 800 to 700, या मेरे हिसाब से 500, 600, 700 इसकी रेंज में आ जाता है। और उसको पावर भी सिर्फ 5 वोल्ट लगता है। सो इट इज ग्रेट। मतलब हमको जो भी काम करना है, जो हमारा लिमिटेड टास्क है, सिर्फ एक ही टास्क कराना है हमको मशीन से, तो उतने में ये सफिशिएंट है। बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसका कोर्स भी कम, इसका कॉस्ट एफिशिएंस भी है, इसका कॉस्ट भी कम है, और साथ ही साथ कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन भी कम है, और इसका साइज भी छोटा रहता है। अभी सीपीयू लेके तो हम हर जगह नहीं जाते फिरेंगे, इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी डिवाइसेस। जैसे अभी हम इसका यूज करने वाले हैं एम्बेडेड सिस्टम में, अपना आईओटी में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। ये अपनी समरी है जो अपन ने पढ़ा। एक लास्ट बार वापस वही सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ जो पूरे लेक्चर में रिपीट किया वापस से, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए आज का लेक्चर मैं एक्चुअली नहीं लेने वाला था, फिर मेरे को मेरे दिन याद आ गए। मेरे को बिल्कुल नहीं पता चलता था कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर कैसा है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो फिर पता चला। तो मैं वही आज आपको सब बता रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर द ब्रेन, माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर ऑन अ चिप, नीड्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जैसे टूल्स, वेजिटेबल्स, इक्विपमेंट्स, गैस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब जो भी, एवरीथिंग इसके अंदर ही रहता है, बिल्ट इन, एवरी सब कुछ इसके अंदर ही है। रोम, रैम वगैरह वगैरह। अभी जो
कहाँ का यूज होता है ये? आईओटी में, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। रोबोटिक्स में ये दोनों यूज होंगे, माइक्रो प्रोसेसर भी, माइक्रो कंट्रोलर भी। ठीक है। अभी माइक्रो कंट्रोलर्स आर द प्रिफर्ड चॉइस फॉर आईओटी एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ देयर, ये देखो हम यही सीखेंगे आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर्स को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जितने सारे डिवाइसेस हैं, फैन से घर पे, एसीज है, चिमनीज है, उसके बाद टेलीविजन है, इन सबको अगर आपको इंटरनेट पे लाना है तो आपको उतने माइक्रो कंट्रोलर लगेंगे। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईओटी, जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, क्योंकि इनकी पावर रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी जितने सारे डिवाइसेस है घर पे, सबको अगर आपको ऑनलाइन लेके आना है तो सबके लिए अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर लगेगा, या 3 4 5 6, 6 से ज्यादा आप एक एक माइक्रो कंट्रोलर से आप 6 से ज्यादा, आई थिंक सो 6 से ज्यादा नहीं चैनल्स कनेक्ट कर सकते हो माइक्रो कंट्रोलर के। तो 6 एक जगह पे, फिर उसके बाद अगर मान के चल रहे एक होटल है जिसमें 52 से 55 रूम्स है, और उसके अंदर इतने ही अमाउंट में फैंस और लाइट्स और एसी है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप एक कंप्यूटर तो नहीं लेते बैठोगे, कंप्यूटर कर सकता है पर कंप्यूटर तो नहीं लेंगे अपन। तो इसके लिए लो पावर, लो कॉम्पैक्ट साइज रहता है, कॉस्ट एफिशिएंस भी रहता है, उसको पावर भी कम लगता है। तो इसलिए हम ये आईओटी के लिए और एम्बेडेड सिस्टम के लिए, मेन आईओटी ही हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर पेरिफेरल्स भी बिल्ट इन रहता है। ये देखो एक नोट भी लिखी हुई है यहाँ पे, आर्डिनो बोर्ड्स यूज माइक्रो कंट्रोलर मेकिंग देम परफेक्ट फॉर आईओटी प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली ये लाइन फिलहाल के लिए, अभी आप जब लर्निंग स्टेप पे हो, तो आप फर्स्ट लर्निंग स्टेज में, आप फर्स्ट स्टेप पे हो, तो वहां के लिए ये लाइन सही है। आर्डिनो बोर्ड्स यूज माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर देम मेकिंग देम परफेक्ट फॉर आईओटी प्रोजेक्ट। बट माइक्रो कंट्रोलर में आर्डिनो उनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्टिंग में अच्छा है, पर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर आपके घर पे सारी ये नहीं चला सकता। आप अगर कंपनी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आईओटी में ईएसपी, नोड एमसीयू, ESP8266 ये सब यूज होता है। मतलब ईएसपी फैमिली ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई ब्लूटूथ रहता है, प्लस उसके अंदर 32 बिट का, प्लस वो 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे STM32 है ना, वैसा ESP32, तो 32 जिसके आगे लगा वो 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। प्लस उसके अंदर आईओ पोर्ट्स ज्यादा है, प्लस वो आर्डिनो से चीप है, प्लस उसके अंदर सिर्फ 3.3 वोल्ट लगता है। मैंने इधर बैठे बैठे ही आपको 6 पॉइंट्स गिनवा दिए ईएसपी के। अगर आप बात करते हो आर्डिनो की, तो उसका जो साइज है वो ईएसपी के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। प्लस उसके अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है। आपको HC05 नाम का मॉडल आता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले प्रैक्टिकल्स में, आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। प्लस वो आर्डिन, अगर जहाँ पे ESP 350 टू 500 के बीच में आता है, वहीं आर्डिनो की प्राइस 600 टू 800 तक जाती है। तो लोकल मार्केट में लोगे तो आपको 800 तक का पड़ेगा, रोबो वगैरह से मंगाओगे तो 700 650 तक का पड़ेगा। तो ये मैंने अपने इतने टाइम में, 1 1.5 साल में जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो मैंने सीखा है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका करिकुलम है ना, ये जो करिकुलम, इस करिकुलम में आर्डिनो आर्डिनो है, पर ये आर्डिनो के बेसिस पे आप इतना टाइम मत डिपेंड रहना। आप आर्डिनो के बाद डायरेक्ट स्विच करना ईएसपी में, सेम इजी रहता है, कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तो आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। आप इसमें फंडामेंटल सीख जाओगे, कैसे काम करता है, कौन सी चीज कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, कैसा हो रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? ओके। तो मैं अभी वो ठीक करके वेट अ मिनट, में वो सेटअप कर रहा हूँ। आपको दिखाना है ना प्रैक्टिकल, आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में सिखाया है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है सबको? दिख रही है मेरी स्क्रीन क्लियर? ये देखो, ये सर्किट का ब्लॉक है, इसका नाम, ये वेबसाइट का नाम देख लो, इस वेबसाइट का नाम है thinkercad.com। ये देख लो, ये मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा। ये मेरी पर्सनल प्राइवेट वेबसाइट है। जब मेरे पास सारे कंपोनेंट्स नहीं रहते थे तो मैं यहाँ से पढ़ता था, यहाँ से इंटीग्रेट करता था। यहाँ पे एक एग्जांपल है वायरिंग कंपोनेंट का, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। ये मैंने स्टार्ट किया। आप अगर ऑफलाइन क्लास में रहते थे तो मैंने ब्रेडबोर्ड के बारे में बताया था, कैसे रहता है ब्रेडबोर्ड, सोल्डरिंग कैसे होती है, कैपेसिटर मैंने जो पढ़ाया है उसको ऑफलाइन दिखाया था कैसे काम करता है, और साथ ही साथ मैंने बताया था रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करने। तो ये देखो, यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड लेंगे, यहाँ पे, देन नहीं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे एलईडी, एलईडी डिलीट कर देते हैं। ये मैंने इतने टाइम से इसका यूज़ नहीं किया इंटरफेस, 2 मिनट सिर्फ। चलो ठीक है, इसको ध्यान देते हैं अपने साइड में। ये हम एलईडी लेंगे, इसको हम प्लेस करेंगे ऐसा। ये सब एक, ये देखो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, अब इसमें एलईडी पता कैसे करना, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, ये भी मैंने बताया था। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुम सबको, उस वीडियो से आप समझ जाओगे कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। ये जिस साइड फ्लैट रहता है ना, जिस साइड फ्लैट, वो नेगेटिव पार्ट रहता है। वेट 2 मिनट, हाँ, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। हेलो।
ओके, तो हम कहाँ थे, कॉल आ गया था एक, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये हमारी एलईडी है, ये इसका जहाँ से ये देखो ये यहाँ पे कैथोड दिखा रहा है ना, ये लिखा हुआ है कैथोड पर भी। एक मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में, बताऊंगा मैं कैसे, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ये देखो ये पूरा यहाँ से गोल है, यहाँ से फ्लैट है, तो जिस साइड फ्लैट है ना वो अपनी नेगेटिव रहती है, जिस साइड गोल रहता है वो अपना पॉजिटिव रहती है, ठीक है। ब्रेड बोर्ड अपन ने सीखा था, oh shit। ये इसकी बैटरी, अभी कौन आया है मीट में, ये अपनी 9 वोल्ट की बैटरी, ये अपना पॉजिटिव, ये अपन देंगे यहाँ पे, देन ये अपना नेगेटिव जो अपन देंगे यहाँ पे, या देन विल सर्च फॉर वायर हियर, WIRE वायर, वायर्स, ओके तो वायर नहीं है, सॉरी। तो हम ये यहाँ से उठाएंगे ये वायर, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव में डालेंगे, और नेगेटिव आई नहीं क्या, जो ये नेगेटिव पहले यहाँ बना लेंगे, देन ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। देन स्टार्ट सिमुलेटिंग, एलईडी ग्लो कर दी, देखा सबने एलईडी कैसे ग्लो की, ये स्टॉप सिमुलेटिंग, ये स्टार्ट, एलईडी ग्लो की, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी मैं अगर इसके बीच में, ये ऑफलाइन वालों को समझेगा, मैं उस दिन एलईडी भूल गया था ना, ऑफलाइन वाले धनश्री आई थी ना शायद, धनश्री, हाँ, तो मैं उस दिन एलईडी भूल गया था, मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करवाना था। अगर मैं यहाँ पे ये स्विच डालता हूँ, जो मैं ये यहाँ करता हूँ, इसको शिफ्ट इसके साथ इंटीग्रेट करता हूँ टर्मिनल 2 पे, इसका टर्मिनल 1 मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर, सो सी ये यहाँ पे नहीं जल रहा, जब मैं ये बटन इसको प्रेस करूँगा, ये मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, अच्छा 2 मिनट, ये स्विच ये गलत है, ये यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देन पुश बटन्स, ये यहाँ पुश बटन्स हैं, ओके। अभी मैं इसको यहाँ स्टार्ट सिमुलेटिंग कर रहा हूँ, ये मैं इसको, जल क्यों नहीं रही है, अभी अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेटिंग कर रहा हूँ तो चल रही है, अरे ये देखो ये देखो ये देखो क्यों नहीं चल रही है, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, तो ये नोटिस, ये अभी छोटी स्क्रीन है मेरे पास इसके वजह से, तो ये छोटी छोटी बातें नोटिस करनी पड़ती है, मैं वही बोलूँ जल क्यों नहीं रहा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, ओके। ये देखो ये यहाँ से मैंने यहाँ लिया, ये स्टार्ट सिमुलेटिंग, ये चली, क्योंकि ये सब एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे बीच में पुश बटन डालता हूँ या स्लाइड स्विच डालता हूँ, इसको रोटेट, हाँ ये यहाँ डालता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब मेरे यहाँ पे ये यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, ये कॉमन है, ये टर्मिनल 1 ये टर्मिनल 2। अभी ये स्टार्ट सिमुलेटिंग करूँगा,
2 मिनट। ये स्टार्ट सिमुलेटिंग करूँगा। ये देखो, ये एलईडी ग्लो करी, ये एलईडी ऑफ, ये एलईडी ऑन, ये एलईडी ऑफ, ये एलईडी ऑन। सो ये एक बेसिक सा एक एग्जांपल था जो कि मेरे को तुम्हारे पहले यूनिट में जब हमारे पास लिखा है, ऊपर से जो पोर्शन आया उसमें लिखा हुआ है इंटरफेसिंग ऑफ एलईडीज विथ बैटरीज एंड कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज एलईडी। इंटरफेसिंग नहीं, इंटरफेसिंग अभी हम सेकेंड यूनिट में करेंगे, पर एलईडी कैपेसिटर और एलईडी कैपेसिटर, रजिस्टर, वोल्टेज, बैटरी, ये सब ऐसे सोर्स है जिनको एकदम प्रॉपरली हमें समझना पड़ेगा। और हमारे पास फिलहाल तो मेरे पास इतना बड़ा लैब सेटअप नहीं है कि जो मैं आपको सब बता सकूं। तो मैंने उस दिन कोशिश की, जो मेरे पास जितना भी सब सामान पड़ा था मैं लेके आया था, पर मैं उस दिन ये भूल गया था एलईडी और रजिस्टर लाना। रजिस्टर समझ गए, एलईडी समझ गए, कैपेसिटर भी उस दिन मैंने दिखा दिया था कैसा है। ओके ओके निकिता, मैं आप उस दिन ऑफलाइन क्लास में नहीं थे। अगर हमने एक सैटरडे के दिन ऑफलाइन क्लास कंडक्ट की है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम ऑफलाइन क्लास ही कंडक्ट, मतलब सैटरडे के दिन ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे एक और, क्योंकि जो मेरे को सैटरडे के दिन दिखाना था मैंने आज ऑनलाइन दिखा दिया है। मेरे भी एक्सटर्नल्स वगैरह, इंटरनल वगैरह सब चालू है, प्रैक्टिकल्स वगैरह तो मेरा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जब भी अपन मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, जब अपना आर्डिनो इंटरफेसिंग रहेगा या आर्डिनो का भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे करने का, तो मैं आपको पहले के जो भी हमारा हुआ था पहले लेक्चर में, रजिस्टर कैसे फाइंड करना है, ब्रेडबोर्ड, सोल्डरिंग और एक कैपेसिटर खोल के दिखाया था मैंने। तो मेरे पास ये सब पड़ा हुआ है मटेरियल, मैं आपको आके एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सिखा भी दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, और आज का लेक्चर समझा सबको? ओके, सिर्फ एक ही जाने को समझा? 2 3 ओके, ठीक है। ओके शिवानी, ओके। सो वी शुड वाइंड अप हियर फॉर टुडे, बिकॉज बहुत सारे जने आए नहीं है, मेरे को पूरा वापस रिपीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। सब मज़ा आ रहा है लेक्चर्स में कि कुछ फीडबैक है मेरे तरफ से, कुछ गलत है, मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, या कुछ ऐसा है, ऐसी बात है जो नहीं समझ रही है, कहीं ऐसा है कि मैं गलत हो रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ है? अगर नहीं है तो प्लीज़ शो मी द थम्स, सो एटलीस्ट आई विल अंडरस्टैंड दैट आई एम ओके। ओके 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 ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, सो यू कैन लीव नाउ। ओके।